ओके सर। ये लाइट ऑफ कर दें, आप लोग को दिखेगा नहीं वहाँ से। कुछ पढ़ा, रिसर्च नोट्स देखे अपने, या बस यहाँ से गए और बंद करके रख दिया साइड पर? बंद तो नहीं किया ऐसे ही रख दिए फिर क्या किया? फिर पढ़े भी नहीं? पढ़े भी नहीं? अच्छा, लास्ट डे तो शायद आप भी नहीं थे, है ना? आप नहीं थे शायद। ओके, सो अब आज वील कंक्लूड रिसर्च, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग्स। आज हमारा फाइनल डे है और बाद में हम एक छोटा सा क्विज़ भी खेलेंगे, ठीक है? चलो, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? रिसर्च पेपर क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और क्या क्या किया? एक छोटा सा ब्रीफ दो मुझे सब। सॉरी, रिसर्च प्रॉब्लम, ओके, और रिसर्च क्वेश्चन, हाउ टू रीड लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, है ना? और सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स, स्कोप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कोप्स? 3 टाइप्स ऑफ स्कोप्स थे, क्या क्या? जियोग्राफिकल, टेम्पोरल और यस, और क्या क्या पढ़ा था? सैम्पलिंग कैसे करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट योर टारगेट पॉपुलेशन, हाउ टू सिलेक्ट सैम्पल साइज, ये सब क्लियर था आपको? सो अब पूरा एक तरह से मैगी बन गई। डे 1 पे हमने मैगी बनाई थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई उसमें सब देख लिया हमने। अब मैगी बन के तैयार है, अब आगे क्या करोगे? उसको टेस्ट, फिर कैसी लगी, कैसी बनी, और फिर कुछ कमी होगी तो उसको देखोगे, फाइंड आउट करोगे कि क्या कमी थी इसमें, कैसे इसे सुधारोगे, इम्प्रूव करोगे, और क्या करोगे? खा लेंगे जब पूरी आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ नाउ प्रॉपर्ली रेडी और आपके खाने लायक है तो आप उसे खा लेंगे। अगर वो खाने लायक नहीं होगी तो आप उसे नहीं खा पाओगे, वो वेस्ट हो जाएगी। वैसे ही रिसर्च है, अभी तक हमने सब कर लिया। सैम्पलिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या लगनी है, क्वेश्चन डिसाइड हो गया हमारा, फ्रेम कर लिया, उसके बाद क्या मेथड यूज़ होगा, आफ्टर दैट उसके बाद सैम्पलिंग, अब एनालाइज करोगे आप। फाइनल जब आप स्टेज पर आओगे रिसर्च की तो आप एनालिसिस करोगे। आप, ये शायद क्लियर नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है इमेज, बट थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा होगा। क्या आइडिया है, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, कौन सी स्क्रीन है ये एक्चुअली ये 2-3 स्क्रीन्स इकट्ठे हैं ये, और somebody is analyzing it। एनालाइजिंग भी क्या, हम उसे देख रहे हैं कि क्या है, वी आर ऑल्सो कंपेयरिंग इट, है ना? 3 स्क्रीन्स अगर हैं तो या तो तीनों स्क्रीन्स कनेक्टेड हैं, उसमें काम चल रहा है तीनों में,
और वो रिजल्ट्स जो उनके आए हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। यही है एक एनालाइज, यही है। आपने मैगी बनाई, आप उसको देखोगे पहले तो, सबसे पहले तो कोई भी हम खाना भी अगर बनाते हैं, यूजुअली खाना हम टेस्ट करने से पहले उसे अपनी आँखों से देखते हैं और स्मेल से, खुशबू से रिकग्नाइज करते हैं कि ये अच्छा हो सकता है या नहीं, है ना। होता है ना ऐसे, कोई चीज़ अच्छी नहीं दिख रही तो हमारा खाने का भी मन नहीं करता है, और कोई चीज़ अच्छी दिख रही है तो हम सोचते हैं अच्छा अब हम इसको टेस्ट करते हैं। वही हो रहा है, ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमारे जो हमने डेटा फाइंड आउट किए हैं, रिसर्च हमने अपना रिसर्च में फाइंडिंग्स की हैं, आर दे करेक्ट और नॉट, डीपली उसको रिसर्च करना। अब आप लोग बीइंग लॉ स्टूडेंट्स, आप करेंगे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव इतनी नहीं होगी जितनी क्वालिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव मतलब मैगी अच्छी बनी, कैसे बनी, कैसे नहीं बनी। उसमें ये नहीं देखेंगे हमने मैगी कितनी बनाई, मैगी में कितने पैकेट मैगी मसाला डाला, कितना पानी डाला, क्वांटिटी क्या थी, वो नहीं करेंगे। हमारी रिसर्च विल बी लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर कोई लॉ से या कोई लॉ पॉइंट से रिलेटेड आपकी कोई रिसर्च होगी, यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च देन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये आपका एनालिसिस होगा। कोई क्वेश्चन एनालिसिस में? उसके बाद आएगा फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स क्या होंगी? एनालाइज करने के बाद क्या फाइंड आउट किया, एग्जाम्पल दे सकता है कोई? ओके, फाइंडिंग्स होंगी कि आपने रिसर्च की, उसका आउटकम क्या है। एनालाइज तो आपने किया जब सब चीज़ आपने इकट्ठे आपने उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। फाइंडिंग होगा आफ्टर दैट एनालिसिस, उसका आउटकम क्या हुआ जो आपको समझ आया। मतलब जैसे मैगी का एग्जांपल है, तो मैगी बन गई, मैगी एनालाइज किया आपने, देखा उसको, स्मेल किया, आपने टेस्ट किया, आपने कहा मैगी अच्छी बनी है। दैट इज़ योर फाइंडिंग्स। एनालिसिस से फाइंडिंग्स आई, मैगी अच्छी बनी है या मैगी अच्छी नहीं बनी है, ये आपका आउटकम है। अब सपोज़ अच्छी नहीं बनी मैगी, तो आप ये भी सोचोगे ना क्यों अच्छी नहीं बनी, लेकिन हाँ जो भी है। वो एनालिसिस से तो आप फाइंडिंग्स पर आ गए कि मैगी अच्छी बनी या नहीं बनी। आप अज्यूम कर रहे हो, अज्यूम। अब इसमें क्या करोगे आप कि मैगी अच्छी क्यों नहीं बनी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीज़न एंड अजम्पशन। आप रीज़न नहीं दोगे फाइंडिंग में कि क्यों नहीं अच्छा हुआ या अच्छा हुआ। आप ये बताओगे कि शायद पानी ज़्यादा डल गया, या शायद आप अज्यूम करोगे कि शायद मसाला या मैगी मसाला ज़्यादा या कम डल गया, इसीलिए अच्छी नहीं बनी। ये एक अजम्पशन है। उसके बाद ये अजम्पशन या तो सही होगी या गलत होगी। वो कैसे पता चलेगा कि अजम्पशन सही है या गलत है? वो आपको पता चलेगा डिस्कशन से, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा। तो सबसे पहले आप एनालाइज करोगे अपने रिसर्च वर्क को, उससे आउटकम निकालोगे जो कि होगा फाइंडिंग। आफ्टर दैट अ फाइंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वेदर चेंज हो रहा है ऑन एंड ऑफ, कभी एकदम शाम को या रात को सर्दी हो जाती है, दिन में भी कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वेदर चेंज की वजह से हम लोग को शायद थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन, कोल्ड और एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, हो रहा है, बहुत कॉमन हो गया अभी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें कोल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्म सर्द हो रहा है, शायद मौसम, दिन में गर्मी रात में सर्दी हो रही है। अब इसमें एनालिसिस क्या होगा? व्हाट विल बी द एनालिसिस इन दिस? हमारी तबीयत क्यों खराब हुई, उसको एनालाइज करके कि सर्द गर्म हो गया। हमारी तबीयत खराब हुई, ये है आपका एनालिसिस। क्यों खराब हुई नहीं, यही मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। क्यों खराब हुई इज़ नॉट एनालाइजिंग। तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, ये एनालाइज किया मैंने।
फाइंड आउट क्या किया कि शायद गर्म सर्द की वजह से तबीयत ख़राब है, शायद, अजम्पशन। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आप भी मुझे ये कह रहे हो हाँ मैम हमारी भी तबीयत ख़राब है, गर्म सर्द हो गया शायद, या फिर दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, हम जैकेट स्वेटर्स निकाल देते हैं, रात को फिर एकदम से ठंड हो जाती है, एनीथिंग। तो आपने जब वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया तो मुझे उसका रीज़न समझ आया कि मेरी भी तबीयत क्यों ख़राब है और आपकी भी क्यों ख़राब है। वो आपका डिस्कशंस पार्ट हो जाएगा। सो फाइंड आउट कर लिया कि तबीयत ख़राब है, उसके बाद आप डिस्कशंस करोगे कि तब आपस में हमने बात की तो समझ आया उसका रीज़न क्या है। क्लियर? एनालाइजिंग, फाइंडिंग एंड डिस्कशंस, इन तीनों में ये स्टेप बाय स्टेप हैं। दीज 3 आर नॉट सिमिलर। लगता है सुनने में सिमिलर कि एनालाइसिस, फाइंडिंग, डिस्कशन सेम है, सुनने में लगता है ना, लेकिन नहीं है। दिस इज देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज 3. So let's read findings. Meaning, findings are the outcome. मैगी अच्छी बनी, मैगी अच्छी नहीं बनी, आउटकम है जो आपने बनाया, उसका आउटकम है अच्छी बनी या नहीं, ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। मैगी गैस पे रखी, पानी डाला, मसाला डाला, वो प्रोसेस है आपका। एंड रिप्रेजेंट द डिस्कवरीज, इंसाइट्स और पैटर्न्स दैट इमर्ज फ्रॉम एनालाइजिंग द डेटा एंड एड्रेसिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन। जब आप फाइंड आउट कर लोगे कि मैगी अच्छी बनी या नहीं बनी, आपका एक तरह से क्वेश्चन भी तो आंसर होगा ना, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन आपने इनिशियली फ्रेम किया होगा कि अगर आंसर अफर्मेटिव में है कि हाँ मैगी अच्छी बनी, क्या तो आपका रिसर्च क्वेश्चन ही ये हो कि मैगी अच्छी बननी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझसे मैगी अच्छी नहीं बनती, अच्छी बननी चाहिए। अच्छी बन गई, आपने फाइंडिंग से पता किया, आपका रिसर्च क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएगा उससे। या बुखार हुआ, गर्म सर्द की वजह से हुआ, ये आपका क्वेश्चन शायद रिसर्च क्वेश्चन ही ये था कि क्या इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन फीवर एंड फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। क्या तो आपका रिसर्च क्वेश्चन यही था, और जब आपने एनालाइज करने के बाद फाइंड आउट किया तो आपका वो रिसर्च क्वेश्चन जो इनिशियली फ्रेम किया था वो भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? सुन निरा, अगर यहाँ से यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही तो ऊंचा बोलो। रिसर्च पेपर है, हाँ, हमने कोई रिसर्च करी तो हम बेसिकली उसको सारा पढ़ लेंगे। अगर हमें बिल्कुल क्विक में करना है सब कुछ तो हम सीधा फाइनल में डाल दे सकते हैं कि हमारा यस, ये मैं अब आगे आने वाली थी कि आप ये क्यों लिखते हैं। एनालाइसिस, जो एक रिसर्च फॉर्मेट दिया था आपको मैंने, उसमें था एनालिसिस, फाइंडिंग्स भी लिखेंगे आप, उसमें डिस्कशंस लिखेंगे। वो किस लिए होता है? सो दैट अगर आप अपने लिए लिख रहे हो तो एक अलग चीज़ है, आपको वो बता रहे कि लिखना है, लेकिन अगर आप एज अ रीडर आप लिटरेचर रिव्यू करने के लिए उसे पढ़ रहे हो, तो अगर आप जैसे इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आप सीधा फाइंडिंग्स से रीड कर सकते हो। आपको पूरा रिसर्च वर्क और वो सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको ईजी हो जाएगा जब आप एनालिसिस पढ़ लोगे, उसकी फाइंडिंग्स पढ़ लोगे, डिस्कशंस भी पढ़ सकते हो आप, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट में लिखना होता है हमें। जो आज हम अब ये पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके रिसर्च वर्क के या कोई भी रिसर्च पेपर होगा उसके एंड में आएगा, जो शॉर्ट्स में होगा। ये आपको इजी रहेगा पढ़ने में और समझने में कि पूरे रिसर्च वर्क या थीसिस में क्या रिसर्चर ने लिखा है या समझाया है या इन्वेंट किया है। ठीक है? These are the results which we found after doing the analysis. Only tell whether your assumption or hypothesis are supported or not. Assume कर लिया कि हाँ शायद बुखार या फीवर गर्म सर्द की वजह से हुआ है, अज्यूम किया, मैंने बोला नहीं कि हाँ इसीलिए हुआ। वो जब मैंने फाइंडिंग्स की तब मुझे समझ आया, डिस्कशन किया आप लोगों के साथ तब समझ आया कि हाँ मेरी assumption करेक्ट थी। तो आप सिर्फ ये देखोगे वेदर योर assumptions और हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड और नॉट। जो आपने अज्यूम किया कि गर्म सर्द की वजह से ही हो सकता है हमें बुखार हुआ है, वो सही है तो मतलब ये सपोर्टेड है। अगर वो सही नहीं है, आपका कुछ और रीज़न है बुखार होने का, मेरा कुछ और रीज़न है, उनका कुछ और है, उनका कुछ और है, दैट विल नॉट सपोर्ट योर
findings. Clear? Please see this picture and explain. Descriptive research. क्या हो रहा है ये? डिस्कशन. और मीटिंग चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं. एंड मे बी दे आर फाइंडिंग आउट समथिंग. जैसे हम अगर अब बैठ जाएं ऐसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लें और हम यही डिस्कस करें कि बुखार क्यों हुआ, तो दैट विल बी अ डिस्कशन. उससे आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ. डिस्कशंस विल ऑलवेज आंसर अ वाई. फाइंडिंग्स विल नेवर आंसर वाई. ओनली डिस्कशन से आपको पता चलेगा. अगर डिस्कशन नहीं करेंगे या करते हैं और उसका कोई आउटकम नहीं आया तो कहेंगे ना क्या फ़ायदा हुआ इस डिस्कशन का, टाइम वेस्ट हो गया. जैसे अभी अगर पार्लियामेंट में भी, लेजिस्लेचर में भी हुआ होगा, डिस्कशंस हुए होंगे. जब अभी सीए पास हुआ है और उसका प्रपोज़ल है और जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज है वो पास हुए, तो डिस्कशंस हुए होंगे ना. विदाउट डिस्कशंस नहीं हुआ होगा. उन्हें तब समझ आया होगा कि हाँ ये क्यों करना चाहिए. एक फ्रेमवर्क बना दिया, लेकिन क्यों का आंसर डिस्कशन से मिला होगा. वैसे ही जैसे बुखार का आंसर डिस्कशन से मिलेगा मुझे, दैट विल आंसर माई वाई और वाई नॉट. सो समझ आया डिफरेंस बिटवीन रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्च डिस्कशंस. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, समवेयर इन माई बैक मुझे पेन हो रहा है. डॉक्टर क्या कहेंगे आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? चलो आपने बता दिया मुझे यहाँ हो रहा है या लोअर बैक में हो रहा है. उसके बाद कब से हो रहा है, ठीक है, और कितना सिवियर हो रहा है? एक्सरे करवाएंगे. डॉक्टर को ऐसे तो समझ नहीं आएगा. आ भी सकता है बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, लेकिन अगर उन्हें भी देखना तो वो एक्सरे करवाएंगे. आपका एक्सरे चेक करके समझ आ गया कि पेन हो रहा है. एक्सरे देखा, उन्होंने कहा आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो ये लोअर बोन में 2 बोन्स के बीच में आपके गैप है. ये प्रॉब्लम समझ आ गई, गैप है, ओके. वो हो जाएगा हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स. हमने एक्सरे रिपोर्ट से एनालाइज किया, एनालाइज से फाइंड आउट किया. आपने मुझे बोला दर्द हो रहा है, फाइंड आउट किया एक्सरे से कि दर्द हो रहा है क्यों, गैप है. लेकिन वो गैप क्यों है वो आंसर मिलेगा रिसर्च डिस्कशन से. आ रहा है समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है. पेन हो रहा है, एनालाइज किया आपने, आप गए डॉक्टर के पास, पेन क्यों, एक्सरे हुआ, एक्सरे में गैप आया आपके बोन्स में, 2 बोन्स में. दैट इज़ योर रिसर्च फाइंडिंग्स. अब आप डिस्कस करोगे वो डॉक्टर के साथ कि क्यों हुआ. वो डॉक्टर अपने और सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि ये केस है, प्लीज़ हेल्प मी आउट. वो डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा कि शायद आप स्लिप हो गए थे, आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर आपका वॉट एवर रीजन्स जो भी होते हैं बैक पेन के लिए, आपने ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया था, शायद इसलिए हो गया. हैवी वेट्स जिम में उठा लिए इसलिए हो गया. अब ये क्या है? डिस्कशंस. आपने अपने मन में सोच लिया कि हो सकता है ये हो गया हो, वो हो गया हो, लेकिन डॉक्टर बताएंगे कि क्या पर्टिकुलर रीज़न रहा होगा. फाइंडिंग्स में आप अज्यूम कर रहे हो कि शायद गिर गया था इसलिए हो गया, शायद जिम में ज़्यादा वेट उठा लिया इसलिए हो गया. दैट विल बी रिसर्च फाइंडिंग्स. यू आर अज्यूमिंग. जब वो अजम्पशन को डॉक्टर की सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ, डॉक्टर भी कहेंगे येस यू आर राइट, आप गिरे थे इसीलिए आपके बैकबोन में पेन हो रहा है, इसीलिए आपके इसमें गैप आया बैकबोन में, या फिर आपने जिम में हैवी वेट्स उठा लिए, इतना वर्कआउट कर लिया इसलिए गैप आया आपके बोन में. डिस्कशंस विल सपोर्ट योर रिसर्च फाइंडिंग्स. जो आप फाइंडिंग्स करोगे वो डिस्कशन से अगर सपोर्ट हो रहा है, दैट विल बी इन अफर्मेटिव.
क्लियर? कोई क्वेश्चन? रिसर्च फाइंडिंग एंड डिस्कशन क्लियर हो गया ना डिफरेंस? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कशंस, व्हाट इट इंक्लूड्स? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। आपने अपनी फाइंडिंग्स को कैसे इंटरप्रेट किया? डिस्कशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग and significance of the results in relation to the research question. Discussions help to explain meaning and significance of the results in relation to the research question. बैक में दर्द हो रहा है, रिसर्च क्वेश्चन, डिस्कशन से क्या पता चला क्यों दर्द हो रहा है? सो डिस्कशन वही है। Here we discuss the reasons behind the results we found. We highlight important patterns, trends or relationships that emerge from the data analysis. पैटर्न बन गया, या फिर आप रेगुलरली आप क्या कहते हैं, आप इतना लॉन्ग रन कर कर आते हो, एक पैटर्न बनता गया, उससे क्लियर डिस्कशन से समझ आया कि इस पैटर्न की वजह से शायद पेन हो रहा है बैक में। नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर। Comparison with existing literature. The researcher discusses how their findings align. So, एक example, आप फीवर का एग्जाम्पल जो भी हमने लिया, सपोज इससे रिलेटेड पहले ही एक रिसर्च हुई है, 10,000 रिसर्चेज हुई हैं कि हाँ देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फीवर एंड टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन आप उसको अपनी स्टडी से कंपेयर कर रहे हो। जो हमने डिस्कस किया वो एक तरह से आपकी स्टडी हो गई ना, आप उसे कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस रिसर्चेस से। दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द सेम क्वेश्चन। अब आप जब कंपेयर करते हो, आपकी रिसर्च में भी एग्जिस्टिंग रिसर्च से अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो। आप कहो कि नहीं ऐसा नहीं है ज़रूरी कि इसकी वजह से हो रही है, गर्म सर्द की वजह से फीवर हो रहा है। मे बी हम यहाँ हरियाणा में रहते हैं और यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है, तो एक बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है, मे बी हम वो इनहेल कर रहे हैं इसीलिए शायद हमें फीवर हो रहा है बार बार, या कोल्ड कफ हो रहा है, या फिर एलर्जी हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि अभी बारिश हुई थी तो इसीलिए फीवर हो गया। गर्म सर्द का इससे कोई लेना देना नहीं है। मे बी आपकी ये रिसर्च फाइंडिंग हो, ज़रूरी नहीं है एग्जिस्टिंग रिसर्च से आपकी मैच करेगी। इट मे डेविएट, आपको वो देखना है डेविएट कर रही है या सेम है आपकी रिसर्च। अगर डेविएट कर रही है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपने कुछ नया रिसर्च किया है, कुछ नया इन्वेंट किया है, दैट विल हेल्प द सोसाइटी। तो अगर आपके रिजल्ट्स एग्जिस्टिंग रिसर्च से डेविएटेड हों, अलग हों, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि अरे 10,000 रिसर्चर्स ने तो ये फाइंड आउट किया और मेरा क्यों इतना अलग आ रहा है रिजल्ट। नो, मे बी यू आर राइट, आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, ठीक है। सो कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर, द रिसर्चर डिस्कसेस हाउ देयर फाइंडिंग्स अलाइन विद और डाइवर्ज फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज और थ्योरीज। और जब आपकी वो डाइवर्ट होगी ना आपकी फाइंडिंग्स, वही थ्योरीज बनती हैं, ठीक है, दैट ओनली बिकम थ्योरीज। दे मे आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट एंड ऑफर एक्सप्लेनेशंस और अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस। आप अग्री भी वही कर सकते हो, सिमिलर व्यूज़ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ओपिनियंस। जैसे हर इंसान का, हर स्टूडेंट का ओपिनियन अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग है, वैसे ही हर रिसर्चर की रिसर्च अलग होती है, चाहे दिखे सेम, होती अलग है। एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट, कि मेरे रिजल्ट, हाँ उस हिसाब से मैंने जो आपने कहा जो एग्जाम्पल दिया था 1000 लिटरेचर्स का, रिसर्चेस का, तो कितना डिफरेंस होगा? किनका डिफरेंस होगा? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर आपकी रिसर्च सबसे अलग आ रही है तो उन 1000 की सेम है, तो फिर हमें डिफरेंस मिलेगा ना? हाँ, डिफरेंस मिलेगा, बट अल्टीमेटली जो वो मैंने क्या कहा, रिसर्च दिख सेम रही है लेकिन कुछ ना कुछ अलग होता है। बट आपको मेजरली जो आपने फाइंड आउट किया वही अलग है। एक होता है माइन्यूट डिफरेंसेस, एक होता है बिल्कुल अलग होना। आपने नया ही फाइंड आउट कर लिया रीज़न, वो अलग हो गया, वो थ्योरी बनेगी। जो वो 10,000 रिसर्चर्स हैं
उन्होंने शायद कुछ कुछ अलग किया होगा, लेकिन उनकी रिसर्च से कोई नई थ्योरी नहीं बन सकती अगर, तो वो सिमिलर ही मानी जाएगी. इट इज़ डिफरेंट इन इट सेल्फ बट सिमिलर. If the findings deviate from what was expected or contradict existing theories, the researcher provides possible explanations और hypothesis to account. आप reason देंगे कि मेरी research में ये अलग क्यों मैंने finding करी, क्यों ऐसा अलग हुआ. जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे अब यही हम अगर पॉजिटिव रिलेशन जो ऑलरेडी रिसर्चर ने इस्टेब्लिश किए कि बुखार में और टेम्परेचर में पॉजिटिव रिलेशन है, आप ये उसका रीज़न दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि साउथ में टेम्परेचर नॉर्मली इट्स सेम, वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन फीवर वहाँ भी होता है लोगों को. यहाँ पे होता है मौसम गर्म ठंडा, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है. हरियाणा पंजाब में ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, मध्य प्रदेश में भी, इसलिए यहाँ के लिए हम वो जनरलाइज कर सकते हैं. मैंने ये नया फाइंड आउट किया है. आप रीज़न देंगे, लिख लो. लिख लिया? इम्प्लीकेशन, यशिका विल टेल. उस दिन समझाया था मैंने इसे. सोचो, कोशिश करो. अच्छा चलो ये बताओ, ये पिक्चर से क्या आपको क्या कर रहे हैं? ये पिक्चर में पजल सॉल्व कर रहे हैं. दे आर जॉइनिंग द पीसेस. हाउ डज इट रिलेट टू योर रिसर्च वर्क? यस, तभी पिक्चर सही बनेगी. वैसे ही अगर आपकी रिसर्च में जो जो फॉर्मेट आपको दिया वो स्टेप बाय स्टेप अगर सही है तो आपका एक परफेक्ट रिसर्च पेपर रेडी हो जाएगा. अगर एक भी पजल के पीस में प्रॉब्लम है तो वो फिक्स नहीं होगा एंड दैट विल गो टू वेस्ट. आपको फिर से वो पीस को फिक्स करने के लिए दोबारा से देखना पड़ेगा कैसे करना है. सो इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? इम्प्लाई से रिलेट कर सकते हो. इम्प्लीकेशन इम्प्लाइड है ये चीज़. इम्प्लाइड मतलब कैसे अप्लाई होगी, कैसे उसका प्रैक्टिकली उसको आप अप्लाई कैसे करोगे. जैसे मैंने अपनी रिसर्च की रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन फीवर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, तो मैंने फाइंड आउट किया उसके बाद कि हाँ है पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन मे बी ये भी है कि शायद एक तो यहाँ पर दिन में गर्मी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ प्लांट्स शायद मेरे एरिया में आसपास इतने प्लांट्स नहीं हैं, और या फिर बैक्टीरिया ज़्यादा है एग्रीकल्चरल लैंड में, मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ मोर स्प्रेज एंड फर्टिलाइजर्स. और तीसरा मैंने फाइंड आउट किया कि बच्चों की या ह्यूमन बींग्स की इनिशियली से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है. ठीक है, जब हम छोटे थे हमारी उस वक्त इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई. 5 इयर्स तक बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. ड्यूरिंग दैट एज हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए अब हमें बड़े होकर फ्रीक्वेंट फीवर्स एंड ये सब हो रहा है हमें. ठीक है, ये मेरी इम्प्लीकेशंस है. सपोज मैंने फाइंड आउट किया, तो आपने ये सब ढूंढ लिया. अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे आप उसे रिजल्ट क्या करोगे, आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करोगे?
जब तक आपकी रिसर्च प्रैक्टिकली सोसाइटी को हेल्प नहीं कर रही या किसी और रिसर्चर को हेल्प नहीं कर रही, आपको खुद को हेल्प नहीं कर रही है, गाइड नहीं कर रही, कोई फ़ायदा नहीं है उस रिसर्च वर्क का। आपने फाइंड आउट कर लिया, आप उसके लिए सोल्यूशंस दोगे, फाइंडिंग्स कर ली, प्रॉब्लम ये है, रिलेशन ये है, इम्प्लीकेशंस होंगी, उसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इम्यूनिटी कम है बच्चों में, तो 5 साल की उम्र तक उन्हें वैक्सीनेशंस प्रॉपर दी जाएं, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। या फिर अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा है तो लेसन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेज इन आर फार्मलैंड्स। या फिर और क्या था, एक और फाइंडिंग थी अभी हमारी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, इम्यूनिटी हो गया, प्लांट्स, इसलिए दिन में गर्मी हो जाती है, रात को सर्दी हो जाती है, क्योंकि वो बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, उससे टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस होगा, दिन में कम होगा और रात को भी बैलेंस रहेगा। ये मेरे इम्प्लीकेशंस है मेरी स्टडी के, कि मैं उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई कर रही हूँ। क्लियर? सो implications refer to the broader consequences or impacts। क्या implications, क्या application, consequences क्या हैं, impacts क्या है, that the research findings, इम्पैक्ट फैक्टर बताया था मैंने आपको रिसर्च पेपर में देखने के लिए, जब भी आप कोई जर्नल रिसर्च वर्क पढ़ रहे हो, वो इम्पैक्ट फैक्टर यहीं से आएगा। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इम्पैक्ट फैक्टर आपको बताएगा कि कितना इम्प्लाइड है ये रिसर्च वर्क जो आप रीड कर रहे हैं। मे हैव अ डिफरेंट डोमेन, इम्पैक्ट्स दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स मे हैव अ डिफरेंट डोमेन। उसके बाद किस किस टाइप की होती है, थियोरेटिकल इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। थियोरेटिकल इम्प्लीकेशंस मतलब जिस रिसर्च वर्क के बाद हमारे नॉलेज में, थियोरेटिकल नॉलेज में चेंजेस आए या एडिशन हो। जैसे कि लेट्स से अगेन माय फेवरेट, राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट बना, रिसर्च किया होगा किसी ने, अब उसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई, वो हमारे थियोरेटिकल, हमारे नॉलेज पूल में ऐड हो गया है कि फंडामेंटल राइट का जो पूल है उसके अंदर एक राइट और ऐड हो गई है, दैट राइट टू स्लीप, वो हो गया उसका थियोरेटिकल इम्प्लीकेशन। दीज इम्प्लीकेशंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, लेकिन राइट टू स्लीप उसमें एक और ऐड हो गया, राइट टू स्लीप पीसफुली। And theoretical frameworks in the field. It often involves extending or refining existing theories, proposing new conceptual frameworks. Clear? Yes, ma'am. Practical implications. These are the potential applications or utility of the research findings in practical settings. These implications focus on how the research can inform or guide decision making, policy development। जैसे अभी एग्जाम्पल लो, अभी CAA का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी लेटेस्ट है, उसमें आपको नहीं लगता कि दैट इज़ अप्लाइंग, उसमें सिर्फ इंक्लूड हो रहे हैं नॉन मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, है ना, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम, जो कि श्रीलंकन तमिलियंस हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड, वो भी तो आए हैं ना एज रिफ्यूजीज़, दे आर नॉट इंक्लूडेड। या फिर मुस्लिम्स उसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स इंक्लूडेड हैं। कुछ कितने ऐसे भी तो होंगे ना जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, सपोज पाकिस्तान से आए हैं अगर वो, एंड दे आर मुस्लिम्स, नॉट हिंदू बट मुस्लिम्स। सो डोंट यू थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल? हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं, है तो वो भी उसी कम्युनिटी का पार्ट ना, जो एज रिफ्यूज लेके हमारी कंट्री में आए हैं, है तो वो भी उसी ब्लॉक का पार्ट, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग देम। सो मे बी दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल, इसीलिए उन्हें इंक्लूड नहीं किया। कि अगर हम उन्हें भी करेंगे, सपोज़ अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम है, अगर हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे, दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम विद आवर ओन कंट्री, शायद इसलिए इंक्लूड नहीं किया, और इसीलिए शायद नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया।
दैट टू पर्टिकुलरली फ्रॉम जस्ट दीज 3 कंट्रीज? हो सकता है ऐसा? और नॉन तमिलियंस को मे बी, तो वो क्या है प्रैक्टिकली आपको क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं एक पर्टिकुलर आपके रिसर्च की, एक पर्टिकुलर एक्ट की। जैसे अगर श्रीलंकन तमिलियंस को अगर वो इंक्लूड करते तो मे बी दे वुड हैव डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, जो कि इशू चल रहा है, बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सालों से प्रेवलेंट है ये इशू, दैट दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री और स्टेट फॉर देमसेल्व्स। क्लियर? Sri Lankan Tamilians. So these implications focus on how the research can inform or guide decision making, decision लेने में कैसे help करेगा, policy development, program implementation और interventions. They highlight how the findings can be used to improve practices, inform strategies or solve real world problems. ये हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि हम क्यों इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके रिसर्च वर्क की? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्लियर? सोशल इम्प्लीकेशंस, लॉ इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी, है ना। लॉ तो है ही पूरा कि उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे ज़्यादा इतना मतलब देयर इज़ नो फील्ड जिसमें सोशल इम्प्लीकेशंस को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना लॉ में दिया जाता है, क्योंकि जो भी लॉ होगी वो सोशली क्या इम्पैक्ट करता है। हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लॉज फ्रेम करते हैं। लाइक साइंटिफिक रिसर्च हुई अगर, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है कि हाँ साइंस में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस रिसर्च का। बट लॉ के फील्ड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा उसमें सोसाइटल इम्प्लीकेशंस देखी जाएंगी। ये 3 देखी जाएंगी, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड सोसाइटल। These explore how the findings may influence social attitudes, behaviors or structures. Social implications may relate to issues of social justice, inequality, cultural norms और public opinions. Clear है? इसका कोई एग्जाम्पल दो मुझे, ट्राई। आपने कोई लीगल रिसर्च की, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस का एग्जाम्पल दो। समथिंग रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था CAA, उसमें किसी ने रिसर्च की होगी ये एक्ट पढ़ने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, किस किस कम्युनिटी पर इसका इम्पैक्ट होगा और क्या क्या उनके ऊपर एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज। राइट। जब इनिशियली 2014 में इंट्रोड्यूस किया था ना द प्रपोजल, 19 और 14, 19, सो तब कितने स्ट्राइक्स हुए थे रिमेंबर? कितना सोशल डिसबैलेंस हुआ था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। दैट वाज सोशल इम्प्लीकेशन कि एक पॉलिसी है, एक रिसर्च हमने की, वो हमने पास किया, प्रपोजल प्रेजेंट किया, उसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ सोसाइटी पे, हमें अपने रिसर्च में वो भी देखना है। अंडरस्टूड? कंक्लूजन, ये तो सबसे इजी है, पढ़ना भी और अपने रिसर्च वर्क में लिखना भी। In conclusion, the researchers tries to sum up the research process in a summarized manner, starting from the research gap till implications. So basically 15 से 20 लाइन में एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में हद से हद 15 से 20 लाइन्स में आपको अपने रिसर्च वर्क के एंड में कंक्लूजन लिखना है कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। इसमें कुछ भी क्वांटिटेटिव नहीं लिखना आपने, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव आपको डेटा देना है अपना, ताकि सबसे पहले कंक्लूजन लिखते क्यों हैं आप जैसे ऑडियंस के लिए जो शायद रिसर्च से इतना दे आर नॉट कन्वीनियंट इन रीडिंग रिसर्च पेपर्स, यूज टू नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए, न्यू रिसर्चर्स हैं कोई, उनके लिए, सो दैट अगर वो किसी का रिसर्च वर्क पढ़ रहे हैं तो वो डायरेक्टली कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, एनालिसिस पढ़ सकते हैं, डिस्कशंस पढ़ सकते हैं, उससे उन्हें क्लियर होगा पूरे रिसर्च में है क्या, तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे रिसर्च वर्क पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।
15 से 20 लाइंस पैराग्राफ फॉर्म में, क्लियर? लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। लिमिटेशंस क्या होते हैं बताया था आपको, कमी। व्हाट एल्स? लूप होल्स। लिमिटेशंस निकालते कहाँ से हो आप? कमियाँ कहाँ से निकालोगे? ठीक है, लिटरेचर रिव्यू किया, वहाँ से आपने कमी निकाली। और स्कोप पढ़ा था हमने, यू आर राइट, स्कोप पढ़ा था। क्या होता है, कितने टाइप्स के स्कोप थे? ज्योग्राफिकल, टेम्पोरल, कंटेक्चुअल। तो क्या हम स्कोप से भी लिमिटेशंस निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे स्कोप है, अगर मान लो हमने पढ़ा था ना, चाय वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो उस दिन दिया था हमने लास्ट क्लास में। मैंने सपोज सिर्फ पंजाब की जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन थी वो मैंने ली पंजाब। क्या वो मेरी रिसर्च वर्क में मैं अपनी लिमिटेशन लिख सकती हूँ एंड में कि लुक मैंने सिर्फ पंजाब पे रिसर्च की है, जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं वो प्लीज़ अपनी रिसर्च को थोड़ा वास्ट कर दें। उससे एक लिमिटेशन निकल कर आ गई आपकी। ज्योग्राफिकल स्कोप से आपने लिमिटेशन निकाली कि ज्योग्राफिकली मेरी रिसर्च का जो स्कोप है दैट इज़ ओनली पंजाब। आप उसे और वाइड कर सकते हैं, सो आपके रिजल्ट्स वैरी करेंगे। लिमिटेशंस एक तो हम अपने लिए लिखेंगे कि मेरी रिसर्च में ये प्रॉब्लम है, और आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए भी आप मेंशन करेंगे सो दैट उनके लिए ईजी हो। जब आपको ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ ये कमी है, एक होता है कि आपको ढूंढना पड़े, मैगी बना दी, टेस्ट किया आपने, प्रॉपर टेस्ट करके एनालाइज किया, डिस्कस किया कि ये कमी है मेरी मैगी में, और एक है कोई और खा के बस आपको बता दे कि तुम्हारी मैगी में ये कमी है। तो इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप किस में ज़्यादा हो जाएगा जल्दी? जब आपको कोई बता दे डायरेक्टली कि ये कमी है, आपका टाइम बच जाएगा। सिमिलरली लिमिटेशंस आप लिखेंगे फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स ताकि उनका टाइम बचे, उनको एक डायरेक्शन मिले टू फाइंड रिसर्च क्वेश्चंस। सो स्कोप से लिमिटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप, लिमिटेशन से आप फ्यूचर रिसर्चर्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्लियर? बेसिकली limitations basically comes from the things which we have used to narrow down our topic. स्कोप बताया था ना, स्कोप क्या है, कितना आप नैरो डाउन करोगे, कितना आप ब्रॉड रखोगे अपनी रिसर्च को, लिमिटेशन वहाँ से आएगी। ऑल्सो कैन कम फ्रॉम द एनालिसिस पोर्शन, जो एनालिसिस का आपने पैराग्राफ लिखा है वहाँ से भी आप लिमिटेशंस निकाल सकते हो, उसमें भी आप मेंशन करोगे उस पैराग्राफ में भी। बोथ लिमिटेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस गो हैंड इन हैंड। लिमिटेशंस और फ्यूचर डायरेक्शन कैसे? मुझे मिल गया कि ये कमी है इसके रिसर्च वर्क में, मैं वही कमी उठा के उस पर वर्क करना शुरू कर दूंगी, वो मेरी फ्यूचर डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? जैसे चाय वाले एग्जाम्पल में ही इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो पॉपुलेशन ली थी उन लोगों को लिया था जो सिर्फ चाय पीते हैं, ठीक है। मैंने लेकिन मुझे बाद में रिसर्च करते करते रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ऐसे भी तो कितने लोग होंगे ना जो कॉफ़ी भी पीते हैं और जो चाय भी पीते हैं, मैंने उन लोग को तो लिया ही नहीं। तो मैं अपनी लिमिटेशन में एनालिसिस में वो मेंशन करूँगी कि मैंने मेरी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज ओनली टी ड्रिंकर्स, और लिमिटेशंस में मैं मेंशन करूँगी कि आई ओनली कंसिडर टी ड्रिंकर्स एंड बट नॉट हु ड्रिंक कॉफ़ी एज वेल एज टी। वो मेरी लिमिटेशन होगी। तो फ्यूचर रिसर्चर के लिए अगर कोई रिसर्च करेगा तो वो टी और कॉफ़ी दोनों को लेके करेगा। क्लियर? दिस इज हाउ लिमिटेशन वर्क्स। रेफरेंसिंग ये तो पता है सबको, रेफरेंसेस
पढ़े हैं हमने, साइटेशंस पढ़े हैं, उसमें कितनी बार या आपने कभी जजमेंट्स पढ़ी होंगी या फिर पार्टीज़ के नेम पढ़े होंगे, तो लिखा होता ना जजेस के नेम में, कैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रेफ़र करते हैं, कैसे रेफ़र करते हैं? ऑनरेबल, जस्टिस। जब एक जस्टिस की जज एक जज की डिसीजन हो, अगर जजमेंट एक जज की है, हाँ जे है ना, ऑनरेबल जस्टिस, सपोज शाह है। कभी भी पूरा नाम पढ़ा है आपने जजेस का? हमेशा उनका सेकंड नेम पढ़ा होगा, कभी भी ऑब्जर्व करना, मोस्टली इट्स द सेकंड नेम दे यूज। हाँ, जस्टिस भानुमति। इंदू नहीं आता, जस्टिस इंदू भानुमति नहीं, जस्टिस भानुमति। वैसे ही आप जब रेफरेंसेस देंगे, अगर आप कोई जजमेंट्स का दे रहे हैं, किन जजेस ने उन्हें रेफ़र किया है, आप वैसे लिखेंगे। सो 2 टाइप्स की होती हैं रेफरेंसिंग आपके पेपर में, इन टेक्स्ट साइटेशंस और फुल रेफरेंस। अब इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, मैं कोई पैराग्राफ या पेज पढ़ रही हूँ, जब भी आप अभी रीडिंग करेंगे इसको ध्यान रखना, ऑब्जर्व करते रहना। सपोज किसी की डेफिनेशन होती है तो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, जैसे जस्टिस ब्लैकबर्न की कोई डेफिनेशन जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते होंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन। वैसे ही अगर सिंगल ऑथर है तो जो भी नेम है उसका वो आएगा, सिंगल नेम, सेकंड नेम। 2 ऑथर्स हैं तो दोनों के नाम आएंगे, सपोज ऑस्टिन एंड कौन, हाँ जॉन लॉक, ऑस्टिन एंड लॉक, नॉट ऑस्टिन एंड जॉन लॉक, नहीं, ऑस्टिन एंड लॉक ब्रैकेट में। वैसे ही 3 मोर देन 2 ऑथर्स हो जाएंगे तो आप वो तीनों के लिखेंगे, और साथ में ईयर होता है कि कब उन्होंने ये तीनों ने ये डेफिनेशन या डिस्कशन या ये कंक्लूड किया। व्हाट इज़ एट ऑल? बहुत जगह पढ़ोगे केसेस में, जजमेंट्स में बहुत जगह आता है ये एट ऑल। इट मीन्स एंड अदर्स, एंड अदर्स। हम पार्टीज़ के नेम में लिखते हैं ना यूजुअली, फलाना फलाना एंड अदर्स, प्लेंटिव, डिफेंडेंट एंड अदर्स, है ना, दिस इज़ दैट ओनली, एट ऑल। जब बहुत सारे लोग होंगे तो आप 1-2 का नाम लिख के एट ऑल रेफ़र करोगे। रिसर्च में हम ये यूज़ करते हैं, एट ऑल। फुल रेफरेंस क्या होगी कि जो उन्होंने सपोज डेफिनेशन दी है, आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर बाय दिस, वो फुल रेफरेंस है। या फिर जो नीचे हम मार्जिन्स में देते हैं ना, फुटनोट्स में, दैट इज़ ऑल्सो फुल रेफरेंस। क्लियर? कोई क्वेश्चन? और रेफरेंस वो अथॉरिटीज़ पढ़ते कैसे, वो मैंने आपको मूड कोर्ट में सिखाया था, वही है ये। चलो अब बताओ, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? हाँ, क्विज। चलो फिर टीम्स डिवाइड कर लो अपनी 2। वैसे कुछ और प्लान था बट स्टूडेंट्स इतने हैं नहीं। फटाफट टीम डिवाइड कर लो, कितने लोग हैं? क्या करना है, पार्टी पे जाना है? आप लोग पे डिपेंड करता है कितना टाइम लोगे आप लोग आंसर करने में, और कितना टाइम लोगे टीम्स डिवाइड करने में। मैं तो 5 मिनट में भी कर दूंगी। ये तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और वो लास्ट वाले 2? हाँ, अच्छा ऑडियंस, ठीक है।
रेडी? पूछा जाए क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कानों में, What are the three main Boolean operators used in research? वाह, वेरी गुड। ऑडियंस आप प्लीज पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? बता दिया उन्होंने आंसर। एंड और, एक सेकेंड, एंड और, ठीक है, एंड और आप क्या कह रहे हैं? अब फिर से क्वेश्चन सुनना ध्यान से। What are the three main Boolean operators used in research? Words, वो भी Boolean ऑपरेटर्स हैं, बट 3 मेन आई एम आस्किंग, 3 मेन। ये मुझे पता था यही क्वेश्चन ये आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आप लोग से। एंड और नॉट, 3 मेन यही हैं। प्लस माइनस है, अब एंड का क्या है? प्लस तो एंड ही हो गया ना, जब आप प्लस यूज़ कर रहे हैं वो एंड ही हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं वो नॉट हो जाएगा, लेकिन 3 मेन हो गए, एंड और एंड नॉट। Okay, in this, researcher tries to sum up the research process starting from research gap till the research implications. What is that? Yes? Good. 1 all. सोच समझ के आंसर देना। Conclusions. रिसर्च प्रोसेस गैप से लेके इम्प्लीकेशंस तक। इम्प्लीकेशंस आज पढ़ा, गैप्स फर्स्ट डे पे पढ़ा था, सेकेंड डे पे वो पूरा क्या है, उसको कंक्लूड करने में जो उसको क्या बोलेंगे, कंक्लूजन्स। ओके, सो इशू नंबर क्या है? व्हाट इज इशू नंबर? आप फिर से बोलो, आपने क्या बोला, क्लियरली बोलो। Number of times a journal has been published, monthly, weekly, annually issues, ठीक है। Okay, it refers to the area or region that the study covers. Good to all. अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? Geographical scope. From which section of the research paper new researchers can find the research gaps? I'm repeating the question. From which section of the research paper new researchers can find the research gaps? बहुत इजी है, अभी डिस्कस किया हमने ये। रिफाइन इट मोर। फ्यूचर स्कोप, गुड, यू वन ईयर। कितने हो गए? 3-2। This scope is used only for those studies which use secondary data. स्कोप है लेकिन सिर्फ वहीं यूज होता है जहां सेकेंडरी डेटा को आपको फाइंड आउट करना। मैं कुछ भी बाहर से नहीं पूछ रही, सब हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सोचो सोचो। This scope is used only for those studies which use secondary data. Scope, secondary data. Good. क्या कह रहे हो आप? आपने क्या बोला? टेम्पोरल।
थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे ना, सब कनेक्ट होगा। कैसे होगा टेम्पोरल टाइम पीरियड स्कोप, कैसे होगा सेकेंडरी डेटा में? हम क्या मेजर, उसमें क्या देखते हैं कि कौन से ईयर की हमने स्टडी ली, कौन से ईयर का डेटा लिया, हम कितने सालों की स्टडी को डेटा लेके कर रहे हैं हम अपनी रिसर्च। हाँ, दैट इज टेम्पोरल स्कोप और टाइम पीरियड स्कोप। सो 4:2 ये वाली टीम बकअप। रिसर्च डिजाइन कम्स अंडर विच मेजर हेडिंग अंडर रिसर्च पेपर? Research design comes under which oh wow, very good. Research methodology. 5:2 very good. क्या कर रहे हो? हाँ, okay, next question. This type of implication relates to how real-time problems can be solved. अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया ना, मैं यहीं बंद कर दूंगी ये। वैसे उन्होंने आंसर दे दिया है, गुड। मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ। This type of implication relates to how real-time problems can be solved. गलत, इन्होंने सही आंसर दिया। Practical implications, real time problem, real time situations. 5:3 next question. What kind of research focuses on exploring subjective experiences? What kind of research focuses on exploring subjective experiences? हाँ, exploring subjective experiences. अगर ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस करने होंगे हमें एक्सप्लोर, तो वो कौन सी रिसर्च होगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। सब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, तो या तो वो डिस्क्रिप्टिव होगी या फिर वो होगी क्वालिटेटिव, जो हम लॉ में करते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिप्टिव होगी वो, ठीक है। ये आंसर किसी ने भी नहीं दिया ना? अरे बैठ जाओ, तुम्हारा बर्थडे है तो क्या हो गया? हाँ, सामान, अच्छा बर्थडे पार्टी का, वेरी गुड, चलो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हो गए? 9 हो गए होंगे, है ना? 9 हो गए होंगे। नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू दोज पर्सन्स टू whom the results of the study will be applicable or can be generalized. Very good. एक और पॉइंट इनका, टारगेट पॉपुलेशन जनरलाइज करेंगे। इंडिया हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, चाय वाले एग्जाम्पल में। अच्छा, ये इजी सा क्वेश्चन, अच्छा वैसे तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इजी सा है, बता देना। The term research comes from the Latin word research. इनका एक और पॉइंट। So who's the winner? Clear winner? मैं। क्या पॉइंट्स था, स्कोर क्या रहा? 7-3। अब ये बताओ मुझे, एक ही टीचर है, ठीक है, सबको पढ़ा रही है, तो हाउ इज दैट डिफरेंस? कैसे डिफरेंस है बताओ। अब यही डिफरेंस रिसर्च में आता है। क्वेश्चन सेम होगा हर रिसर्च वर्क का, आपको वैसे 10,000 रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी की फाइंडिंग्स विल बी डिफरेंट। क्वेश्चन तो एक ही है ना,
सो क्लियर है अब रिसर्च से क्लैरिटी होगी रिसर्च में आपको, क्रिस्टल क्लियर। पप्पू पास हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। अब और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट्स हो आपके? ठीक है, मंडे को हम वैसे अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट। हाँ मंडे से। हाँ सीख रखी है, कहाँ से? ओके सम इधर है